जय हिंद। देखिए, चाइना का एक इतिहास रहा है कि वो एक कम्युनिस्ट कंट्री है और अपने देश के अंदर हो रहे विद्रोहों को दबाने के लिए अपनी जनता को मीडिया से दूर रखता है और विदेशी आक्रमण या किसी छोटे मोटे लड़ाई का सहारा लेता है ताकि वहाँ की देश इसे भूल सके। ऐसे ही 1962 में हुआ था। 1960 में माओ के खिलाफ वहाँ आंतरिक विद्रोह की संभावना हो रही थी। माओ ने इसका फायदा उठाते हुए 62 की लड़ाई थोप दी भारत के ऊपर और अक्साई चीन का एरिया कब्जा कर लिया। उसी समय इसने ताइवान के इसे क्या नाम है, अरुणाचल प्रदेश को अपना दक्षिणी तिब्बत कहता था। ऐसा नेहरू के समय हुआ था। अभी यहाँ पर सी जिनपिंग जो है, इसके समय भी बहुत तेजी से विरोध हो रहा है। चाइना में सी जिनपिंग के खिलाफ बहुत तेजी से बगावत हो रही है। इसने भी वही सहारा लिया जनता का ध्यान भटकाने के लिए। इसने भी भारत से लड़ाई थोपने के लिए कई बार अक्सर उत्साह वाले काम किए हैं। अभी हाल में इसने तवांग में घुस गया। अरुणाचल प्रदेश का जगह है तवांग घाटी। तवांग में जहाँ बोमडीला दर्रा भी है, तवांग जिला में है, वहां पे चाइनीज सैनिक ऊपर आने लगे भारतीय पोस्ट पर। भारतीय सैनिकों ने ले डंडा मार के कपार फाड़ दिया है सब चाइनीज सबका। एक भी भारतीय को किसी भी तरह की गंभीर चोट नहीं आई है, ना ही कोई भारतीय सैनिक शहीद हुआ है। ये हमारे रक्षा मंत्री का खुद का संसद में दिया हुआ स्टेटमेंट था। और वहीं चाइनीज मीडिया इस पर एकदम चुप है। जब चाइनीज पिटाते हैं सब ना तो एकदम चुप हो जाते हैं। आपको याद होगा जो जून 2020 पिटाया था, 6 महीना बाद बोला था कि हाँ हम लोग पिटा गए। वो सब इतनी होता है, सब आके भाज रहा था, सब मार यहाँ पे लाठी लाठी का पार फाड़ दिया सब चाइनीज सबका। चाइना वहां से भाग निकला और अभी चाइना कुछ नहीं बोल रहा है। अपनी जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये कभी ताइवान के ऊपर अटैक करता है, कभी ये भारत की ओर। अभी इसके जो फाइटर जहाज थे सब वो कई बार उत्तराखंड के पास में मडराने लगे सब। उत्तराखंड के पास मडराने के भी कई रीजन है। उत्तराखंड में अभी भारत और अमेरिका की सेना यहाँ बहुत करीब नंदा देवी पर्वत के पास आकर चाइना के पास युद्ध अभ्यास की। इसीलिए वो अपने ड्रोन को, और उसने सबसे बड़ा जो बमवर्षक जहाज बना है S-20 ये बमवर्षक जहाजों को भारत के सीमा के पास उड़ाते रहता है। तो भारतीय सेना भी अपनी वायु से एयरफोर्स को तुरंत एक्टिवेट कर देती है और एयरफोर्स भी ऊपर से जाके वार्निंग देने लगती है कि अगर इधर की ओर आओगे तो तुम्हारा भी इलाज कर दिया जाएगा बढ़िया से। चाइना को पता चल गया है कि भारत की अब विदेश नीति जो है काफी एग्रेसिव हो गई और ये होना भी चाहिए। हमें अपने दुश्मनों को पहचानने में क्षणिक भी देर नहीं करनी चाहिए। इंडियन एयरफोर्स अब काफी तेजी से चाइना का मुकाबला करने लगती है। चाइना के साथ समस्या ये है कि यहाँ पे तिब्बत है। तिब्बत का पठार इतना ऊंचा है कि यहाँ पे कितना भी बेहतरीन जहाज दे दीजिए, कितना भी बेहतरीन जहाज, वो अपने फुल कैपेसिटी से नहीं उड़ सकता है क्योंकि तिब्बत के ऊपर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है और किसी भी जहाज हो गया उसमें ईंधन जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत ज्यादा होती है। तो यहाँ कितना भी बढ़िया जहाज रहेगा, यहाँ से यहाँ आने में अपनी पूरी पावर नहीं लगा सकता है। जबकि भारत का जहाज तो इधर ही रखा हुआ है, यहाँ पर इसके लिए ज्यादा उधर नहीं है, इसी को ज्यादा दिक्कत आता है। आपको पता होगा तिब्बत और हिमालय के ऊपर से कोई कमर्शियल जहाज जाते भी नहीं है सब यहाँ पे। तो इंडियन एयरफोर्स काफी एग्रेसिव में इसमें आगे बढ़ रही है। लेकिन चाइना इसे अन्य जगहों से घेरना चाह रहा है। पाकिस्तान के सहारे घेरना चाह रहा है, इधर मलक्का के सहारे, इधर तंजानिया के सहारे, तंजानिया के साथ इधर से मलक्का को इधर से, और ऐसे चारों ओर से चाइना भारत को घेरना चाह रहा है। हालांकि भारत भी इससे अब काउंटर अटैक के मूड में आ गया है। भारत अपने वायुसेना की ताकत को लगातार बढ़ा रहा है। एयर बेसेस को भारत बढ़ाया जा रहा है। अभी गुजरात में दीसा एयरबेस का शिलान्यास किया गया। यह एयरबेस बहुत जरूरी था। दीसा एयरबेस कहाँ है उससे पहले आपको पाकिस्तान के एयरबेस का आइडिया होना चाहिए। पाकिस्तान का इधर का एरिया है बलूचिस्तान, इधर उसके दुश्मन कम है अफगानिस्तान है, तो उसमें अफगानिस्तान के पास कोई उतना टेक्नोलॉजी ही नहीं है। और उसका ज्यादातर एयरबेस अगर आप देखेंगे तो ये भारत की ओर मिलेगा। ये उसने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, पीओके पे कब्जा कर लिया है यहाँ पे। अब यहाँ अगर आप ध्यान देंगे तो ये पाकिस्तान के बहुत सारे एयरबेस है, जिसमें एक तो यहाँ शहबाज एयरबेस इसका बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ F-16 जहाजें रहती हैं। शहबाज एयरबेस, सुकूर एयरबेस, यहाँ पर मीरपुर एयरबेस, ये 3 एयरबेस पाकिस्तान के बहुत ही फ्रंट लाइन की एयरबेस है भारत को आगे की ओर काउंटर करने के लिए। और एक कश्मीर के पास में आया स्कार्दू एयरबेस। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हो भैया स्कार्दू एयरबेस कहाँ, पीओके में ही है स्कार्दू। तो कुछ जगह जो है ना करंट में जब फेमस हो जाते हैं तो उससे कुछ क्वेश्चन पूछता है, इसलिए याद रखने आप है। तो यहाँ मीरपुर एयरबेस, सुकूर एयरबेस और यहाँ शहबाज एयरबेस, यहाँ पर इन एयरबेस से भारत में अंदर तक हमला किया जा सकता था। इसको काउंटर करने के लिए जोधपुर में फलोड़ी एयरबेस था, गुजरात के कच्छ में नलिया एयरबेस था। तो ये यहाँ से इसे काउंटर किया जा सकता था, लेकिन अभी
पीएम मोदी ने यहाँ पर एक दीसा एयरबेस का उद्घाटन किया। दीसा एयरबेस जो है अब यहाँ से और अंदर तक काउंटर अटैक किया जा सकता है। तो ये एयरबेस भारत के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमको हर तरह से काउंटर अटैक के लिए रेडी रहना है, क्योंकि चाइना लगातार पाकिस्तान को सपोर्ट करते जा रहा है। तो ये एयरबेस जरूरी है। भारत अब अपने जितने भी एयरबेस हैं उसको, उसमें जो जहाज़ों को रखने के लिए बंकर है उसे अब नए मॉडल से अपग्रेड कर रहा है। उसका नाम है नेक्स्ट जनरेशन हार्डन एयरक्राफ्ट शेल्टर। ये इतने मजबूत होते हैं कि रनवे के बाद जहाज को अगर इसमें ले आ देते हैं तो इसके ऊपर 1000 किलो का भी बम गिरा दिया जाता है ना, इसको कोई असर नहीं होता है। इसकी टेस्टिंग हो चुकी है। देखिए ये जहाज इसी के अंदर था, ये जहाज इसके अंदर था, इसको रख के तोड़ा है सब, ये ऊपर वाला ब्लास्ट हो गया है, जहाज चुपचाप निकल के चला गया। तो ये भारत इसको बहुत तेजी से अपने हर एक एयरबेस में इसको ला रहा है, ताकि जहाज जो है एयरबेस पे भी सेफ रह सके, ताकि युद्ध की स्थिति में काउंटर अटैक किया जा सके। भारत इसको बहुत भली भांति से समझ गया है कि अब हम लोगों को एग्रेसिवली आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि चाइना लगातार हमें घेरते आ रहा है। इसलिए भारत ने अपने यहाँ, ये तो हो गया अफगानिस्तान के लोगों को भारत से बहुत लगाव रहता है। तो भारत अफगानिस्तान भारत में रिलेशन अच्छा है, लेकिन पीओके कब्जा करने की वजह से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। यहाँ पर है आपका तजाकिस्तान। ये ताजिकिस्तान जो जगह है, यहाँ पर भारत 2 ठो एयरबेस ले रखा है। यहाँ से हम चाइना के लिए भी काउंटर अटैक कर सकते हैं, यहाँ से पाकिस्तान के डीप एरिया में भी काउंटर अटैक कर सकते हैं। 2 एयरबेस है यहाँ पर, एक का नाम है ऐनी एयरबेस और एक का नाम है फारकोर एयरबेस। तो ये दोनों एयरबेस ताजिकिस्तान में, फारकोर और ऐनी एयरबेस, इससे हम लोग चाइना के एरिया में काउंटर अटैक और पाकिस्तान में कर सकते हैं। ये सबसे ज्यादा काम कब करेगा? चाइना यहाँ पे सड़क बना रहा है सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसको इधर से तो अटैक करता ही हो सकता है, इस एयरबेस के थ्रू यहाँ से भी अटैक किया जा सकता है। इसलिए भारत को अब रेडी रहना है, क्योंकि चाइना में अगर ज़्यादा विवाद होगा तो पक्का किसी ना किसी से उलझेगा। तो उधर या तो उलझेगा ताइवान से, और नहीं तो इधर उलझेगा भारत से। इसलिए सतर्क रहना है। हम लोग के लिए भी एक तरह का ये लिटमस टेस्ट है। हालांकि भारत बहुत तेजी से अपने कदम आगे बढ़ा रहा है, लेकिन चाइना का सोच क्या है, वो सिल्क रूट के माध्यम से भारत को घेरना चाह रहा है। लेकिन चाइना की टेंशन क्या है, वो मलक्का के पास से यहाँ से भारत को, ये उसके लिए सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि मलक्का के पास भारत बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पर हमारा अंडमान निकोबार है, ये अंडमान निकोबार में हमारी तीनों सेना रहती है, थल सेना, वायुसेना, नौसेना। साथ ही यहाँ नीचे में कोकोस आइलैंड है, कोकोस आइलैंड। चाइना यहाँ से या तो मलक्का से होकर निकलेगा या तो सुंडा से होकर निकलेगा। अगर मलक्का से होकर निकलेगा तो अंडमान निकोबार में कुछ आएगा, और अगर सुंडा से होकर निकलेगा तो कोकोस में कुछ आएगा। देखिए कोकोस आइलैंड हमारा नहीं, देखिए कोको अलग है। कोको आइलैंड म्यांमार के पास है, हम ही लोग का था, नेहरू ने गिफ्ट दे दिया यहाँ पे। ये कोकोस आइलैंड जो है ये ऑस्ट्रेलिया का है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से हम लोगों ने समझौता कर रखा है कि एक दूसरे के बेस का इस्तेमाल करने के लिए, तो इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं यहाँ से काउंटर करने के लिए। इसलिए चाइना को पता है कि इस एरिया में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए चाइना मलक्का को अपने डेलिमा दुविधा समझता है, मलक्का डेलिमा। इसलिए वो डायरेक्ट इस एरिया से समुंदर से घूम के नहीं आना चाहता है, वो डायरेक्ट सड़क के माध्यम से अपने सामान को यहाँ लाता है और इस रास्ते से निकल जाता है। यहाँ पे उसने बहुत बड़ी सड़क बना रखी है, इस सड़क के चारों ओर फैक्ट्री, पेट्रोल पंप, हॉस्पिटल्स, अलग अलग चीज़ों को खोल रखा है। इसका नाम है सीपीईसी। सीपीईसी को काउंटर करना भी बहुत जरूरी है, जो ग्वादर पोर्ट से जुड़ता है। यहाँ पर सीपीईसी के लिए यहाँ पर हमको ऐनी एयरबेस और फारखोर एयरबेस यहाँ से काउंटर कर देंगे, और यहाँ ईरान का चाबहार बंदरगाह हम इसे काउंटर करके आइसोलेट कर सकते हैं। इसलिए रेडी रहने के लिए ज़रूरी है। हालांकि भारत के पास इसके अलावा भी बहुत सारी संभावना है। यहाँ पर चाइना इतना तेजी से एक्सपांड किया कि अफ्रीका का देश है जिबूती में इसने अपना एक सैन्य अड्डा ले लिया। अब जिबूती समुद्र का इतना पतला रास्ता है कि अगर यहाँ स्वेज नहर से कोई भी जहाज यूरोप से आएगी तो उसे जिबूती से जाना ही पड़ेगा, और जिबूती पे उसने एक भाड़े पे सैन्य अड्डा ले लिया यहाँ पे। लेकिन अच्छी बात यह है कि जहाँ इसने सैन्य अड्डा लिया है वहाँ से थोड़ी ही दूरी पर फ्रांस का भी सैन्य अड्डा है, और हमारा और फ्रांस का समझौता है कि हम एक दूसरे के सैन्य अड्डे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ ये पैसा दे के सैन्य अड्डा ले रहा है, भारत वहाँ ऐसे ही पहुँच सकता है। इसके अलावा जरूरी है भारत सरकार को कि यहाँ पे यमन में अभी अशांति फैली हुई है। यमन का यह सोकोत्रा आइलैंड भारत के लिए एक वरदान साबित होगा, क्योंकि अगर हमारा सोकोत्रा आइलैंड पर अब अगर प्रेजेंस बन गया तो यहाँ से हम ग्वादर बंदरगाह को काउंटर कर सकते हैं, यहाँ से हम जिबूती को काउंटर कर सकते हैं, और यहाँ से हमारी सप्लाई लाइन को भी कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन अभी यमन के
सोकोत्रा आइलैंड पर किसी का ध्यान नहीं गया है। यहाँ पे करना चाहिए, सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। चाइना ने इतना ज़्यादा मात्रा में लोन दे रखा है अफ्रीकी देशों को कि उन्हें अपने कर्ज के जाल में फंसा लिया, और इस जाल में फंसाया बढ़िया से तंजानिया को। तंजानिया जो है, इसका एक जंजीबार द्वीप है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा लौंग के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तंजानिया के सभी समुद्री तटों को चाइना मांग रहा है कि हमको दे दो लीज पे, ये सारे समुद्र तट पे हम अपने बंदरगाह बनाएंगे। और आपको पता है कि चाइना अगर बंदरगाह बना दिया तो वहाँ अपनी पनडुब्बी नौसेना की जहाज़ों को लाएगा। हम लोगों की लाख कोशिशों के बावजूद चाइना का जहाज यहाँ पर अपना लंगर डाल ही दिया। इसलिए इसे काउंटर करने के लिए भी भारत के पास कई सारे द्वीप हैं। सेशेल्स का द्वीप एजम्पशन आइलैंड, जिस पर भारत अपना मतलब बेस बनाने वाला है, सेशेल्स में यहाँ पर है। मॉरिशस में एग्लीगा द्वीप है। ये दोनों द्वीप यहाँ से काउंटर अटैक के लिए यहाँ पर अवेलेबल हो सकते हैं। तो कहने का सेंस ये है कि भारत को पहले से अब रेडी रहना चाहिए, क्योंकि चाइना में जहां उथल पुथल होगा तो सी जिनपिंग अपने देश की जनता का ध्यान अपने ओर से हटाने के लिए वो कि या तो ताइवान की ओर हमला करेगा या तो फिर भारत की ओर। हालांकि भारत की ओर करेगा नहीं, अब उसको पता है कि 62 नहीं रह गया, यहाँ पे आदमी दौड़ा के मारेगा उसको। हालांकि युद्ध में अब अगर देखेंगे तो वर्तमान परिदृश्य में कई सारी चीजें चेंज हो गए हैं। यूक्रेन युद्ध में ड्रोन ने पूरी तरह से कंप्लीट सिनेरियो को ही चेंज कर दिया। तुर्की जैसा देश ड्रोन के मामले में, ईरान जैसे देश ड्रोन के मामले में बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं। तुर्की का कौन सा ड्रोन यूक्रेन में तबाही मचाया, और रूस जैसे शक्तिशाली देश को ईरान से क्यों ड्रोन मंगाने पड़े, इसे भी हम लोग समझेंगे। उससे पहले आप लोग को सूचना भाई, यूपीएससी वाले बैचों के लिए देखिए, बहुत सारे लड़के आप लोगों को हम बताए भी थे यूपीएससी के लिए। जून में ही हम आपको अनाउंस किए थे कि यूपीएससी बैच आएगा जून में। लेकिन यूपीएससी बैच सबसे बेहतर बन सके, इंडिया में वर्ल्ड क्लास के टीचर्स का सिलेक्शन हो सके, इसलिए काफ़ी डिले हो गया था इस मैटर को लेकर। लेकिन अब बहुत अच्छे अच्छे टीचर जुड़ चुके हैं हम लोग के साथ। हिस्ट्री के लिए मणिकांत सर हैं, आपके पॉलिटी के लिए राजेश मिश्रा सर हैं, और भी बहुत सारे टीचर हैं हम लोग के। एक एक करके अब हम लोग सबके बारे में जानते चलेंगे। यहाँ पर यूपीएससी के बैच में जितने लड़के इनरोल नहीं हो पाए थे, अब आप लोग इनरोल हो जाएंगे, ताकि जो लड़के ऑलरेडी एप्लीकेशन में पढ़ रहे हैं वो इनरोल हो चुके हैं। तो यूपीएससी वाले बच्चे आप लोगों के लिए बहुत कम में फी है, 7500 में। ये हो सकता है कि कुछ 8000 के आसपास या फिर इसी में रहेगा, इतना फीस है। सबसे कम फी, एकदम क्वालिटी वाइज सबसे बेहतरीन रखा गया इसको। इसमें आपका पीटी और मेंस सभी को कवर कराया जाएगा, जैसा कि आपको वादा किए थे कि हम लोगों को यूपीएससी के सेक्टर में बहुत आगे काम करना है। ये ज़रूरी भी है, क्योंकि हिंदी मीडियम के लड़के जो गांव के पृष्ठभूमि के थे, बड़ी फीस की वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पाते थे। मेरी भी मजबूरी थी, एप्लीकेशन में उतना जगह नहीं था, जिस वजह से हमको एप्लीकेशन के लड़कों को बोलना पड़ा। फिर आप लोग यूट्यूब परिवार आपको कैसे छोड़ सकते हैं, तो आप लोग को भी कर रहे हैं। तो गाँव का जितना भी लड़का है, जिन लोगों को अब दिल्ली जाने के लिए पैसे नहीं थे, अब वहाँ गाँव तक में आपको अब शिक्षा दी जा सकती है। तो अभी ये है आपका, जितना जल्दी इसमें इनरोल हो जाएंगे लोग, उतना जल्दी क्लास हो जाएगा। क्योंकि एप्लीकेशन वाले ऑलरेडी इनरोल हो गए हैं, तो उनको 2 दिन हम रोक लेंगे। संडे को आप दोनों लोग को जैसे उनका पहले से एडमिशन हो गया, आप लोगों को इधर 4 दिन टाइम देते हैं, फिर संडे से हम दोनों का क्लास एक साथ चालू कर देंगे। तो जो लोग एप्लीकेशन पे ऑलरेडी जुड़ गए हैं, उन लोगों का क्लास संडे तक के लिए थोड़ा सा डिले किया गया, ताकि इन लोगों को भी एक साथ जोड़ के क्लास को आगे प्रोसीड किया जा सके। तो संडे से तक आप लोग को टाइम है। आप यूपीएससी में जितने नए लड़के हैं जुड़ेंगे, और एक एक करके आपको सारे टीचर से हम इंट्रोड्यूस कराते रहेंगे। आप लोगों को भी बहुत मजा आने वाला है। अब यूपीएससी में क्या है कि अब फीस कम होने की वजह से बहुत नॉर्मल फीस कर दी है। पहले आप जाएंगे तो 2-2.5 लाख रुपए फीस पड़ती है दिल्ली में। आप वैसे ही टीचर से जो दिल्ली में हैं, उन्हीं लोगों से एकदम बेहतरीन मार्गदर्शन में आप लोग शिक्षा लेंगे। और अब जो कहा जाता था हिंदी मीडियम के लड़कों का रिजल्ट नहीं होता था, तो अब बहुत सारे ऐसे लड़के थे जो गरीबी की वजह से नहीं शिक्षा ले पाते थे, अब उन लोगों के लिए भी एक मौका है। तो आई होप आप इसको समझे होंगे। अब एक एक करके हम आपको यूपीएससी के शिक्षक लोगों से मिलाते रहेंगे। आप लोगों से भी कहते हैं, मन लगा के पढ़ाई कीजिएगा, माँ बाप का सपना पूरा कीजिए, देश बदलिए, और कोशिश कीजिए कि जब अधिकारी बने तो एकदम जमीनी लेवल पे काम करें, ताकि देश आगे बढ़ सके। आई होप आप इसे समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।